हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुनमुन फ्रॉम द यशवंत एंड श्री धन्वंतरी हॉस्पिटल। सो आज हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग मेल फैक्टर इन इनफर्टिलिटी। पहले देखा जाता था कि अगर कोई कपल को प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, सो यूजुअली वाइफ्स आती थी अपना चेकअप कराने एंड हस्बैंड्स नहीं आते थे। बट अब हम कहते हैं कि 50% couples में the cause can be female and in 50% the couples the cause can be a male factor। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि प्लीज कम एज अ कपल, आप हस्बैंड वाइफ दोनों आइए, दोनों का चेकअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50% कपल्स में मेल फैक्टर इज वन ऑफ द कॉज फॉर द इनफर्टिलिटी। कहीं ना कहीं मेल फैक्टर में स्पर्म्स में प्रॉब्लम है, जिस वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है एंड ग्रेजुअली देखा जा रहा है कि इट इज ऑन अ राइज एंड अलार्मिंग राइज एक्चुअली। मतलब मेल्स नाउ शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स एंड अपने लाइफस्टाइल पे उन्हें ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ रहा है। सो क्या है मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, उसमें हम करते क्या हैं? सबसे पहले हम हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस करते हैं, यानी धातु की जांच। तो उसमें क्या होता है, हम कहते हैं कम से कम सीमेन रिलीज हुए मोर देन 3 days हो गया हो, बट लेस देन 7 days, तब रिपोर्टिंग सही रहती है। तो ऐसा गैप करके आप अपना सीमेन एनालिसिस ज़रूर कराएं। उसमें हम क्या क्या देखते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि स्पर्म काउंट कैसा है, मोटिलिटी कैसी है, यानी चंचलतापन कैसी है अपने स्पर्म्स की, और उसके बाद हम देखते हैं कि मॉर्फोलॉजी यानी बनावट कैसी है, कहीं कुछ बनावटी नुक्स तो नहीं है आपके स्पर्म्स में। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट रहती हैं। साइड बाय साइड विस्कोसिटी और भी बहुत माइनर फैक्टर्स होते हैं जो हम देखते हैं। सो अब किन फैक्टर से ये सब चीज़ें अफेक्ट हो सकती हैं? मोस्ट कॉमनली एक तो हस्बैंड का ऑक्यूपेशन, जैसे अगर लंबे समय तक उनको अपने काम की वजह से हीट एक्सपोजर हो रहा है, जैसे कोई लेबरर्स हैं जो सीमेंट फैक्ट्री, कोल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, लंबे समय तक हीट का एक्सपोजर होता है, इस वजह से स्पर्म काउंट कम हो जाता है। कई बार टैक्सी ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स, इनमें देखा गया है कि स्पर्म काउंट बहुत कम हो जाता है बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग सिटिंग एंड हीट एक्सपोजर ड्यू टू इतने लंबे समय तक गाड़ी चलाने से। इनफैक्ट आप विश्वास नहीं करोगे, बट हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि इन मेनी पुलिस कॉन्स्टेबल्स में भी ये फैक्टर देखा गया है। सो दिस कैन बी रिलेटेड टू द जॉब। और क्या कॉजेज होते हैं? एडिक्शंस जैसे स्मोकिंग। ट्रस्ट मी, स्मोकिंग बैडली अफेक्ट्स योर स्पर्म्स। नॉट ओनली योर स्पर्म्स, वो स्पर्म्स के डीएनए को जाके डैमेज करता है। एज अ रिजल्ट अगर प्रेगनेंसी रुक भी जाती है तो मिसकैरेजेस के बहुत चांसेस होते हैं। मिसकैरेज नहीं हुआ, प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो गई, तो बच्चे में आगे जाके ग्रोथ रिटार्डेशन का चांस रहता है। बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे का वजन कम होने का चांस रहता है। फ्यूचर में बेबी को हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इन सब के रिस्क फैक्टर्स रहते हैं। तो स्मोकिंग से, गुटखा, तंबाकू, अल्कोहल से आप अपना डीएनए डैमेज कर रहे हैं। डीएनए डैमेज करके आप हमारे फ्यूचर जनरेशन्स को भी डैमेज कर रहे हैं। सो प्लीज ऑल द कपल्स आउट देयर, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, मैं दोनों को रिक्वेस्ट करूंगी, स्टॉप ऑल काइंड्स ऑफ एडिक्शंस इन फॉर्म ऑफ स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको, गुटखा, प्लीज, क्योंकि इससे हमारा फ्यूचर जनरेशन्स खराब हो रहा है, डीएनए खराब हो रहे हैं। सो कैन यू इमेजिन कि ये कितनी बैडली हमें अफेक्ट कर रहा है। एंड दीज आर वन ऑफ द मेजर रीजंस आजकल मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी इतना बढ़ने का। सो स्मोकिंग पे स्पेशली आपको एकदम बंद कर देना चाहिए इफ यू आर प्लानिंग प्रेगनेंसी, बोथ मेल एंड फीमेल। और क्या फैक्टर्स होते हैं? सो इफ आई कम एंड एक्सप्लेन इन लेमैन्स टर्म, एक होता है सिर्फ स्पर्म काउंट कम होना, जिसको हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। देन देयर इज कॉल्ड समथिंग नोन एज टेराटोस्पर्मिया, जिसमें क्या होता है, मॉर्फोलॉजी खराब होती है। एस्थीनोस्पर्मिया होता है, जिसमें चंचलतापन खराब होती है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं साइड बाय साइड। और क्या चीज़ें हो सकती है, हम एक डीएनए फ्रैगमेंटेशन टेस्ट कराते हैं किसी किसी पेशेंट्स का, जिनमें अगर हमें लगता है स्मोकिंग काउंट कम है, स्मोकिंग या डायबिटीज ऑल्सो बैडली अफेक्ट्स द स्पर्म्स एंड वो भी डीएनए डैमेज करता है। डायबिटिक्स में एक और चीज़ देखी गई है कि इजैकुलेटरी डिसऑर्डर्स भी होते हैं। इजैकुलेशन में इरेक्टाइल डिसफंक्शंस देखने को मिलते हैं इन मेल्स विद डायबिटीज़।
सो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी रहती हैं। एंड फिर एक डीएनए फ्रेगमेंटेशन होता है जो हमें टेस्ट हमें बताता है कि आपका स्पर्म है जिसके डीएनए कितने डैमेज हैं। सो आइडली शुड बी यूज़ योर स्पर्म्स कि बहुत डीएनए डैमेज है अगर हम आपके स्पर्म्स यूज़ करेंगे, सो वी मे लैंड अप विथ बैड एम्ब्रायोज या फिर मिसकैरेजेस के चांसेस रहेंगे, तो उससे हमें ये आइडिया भी लग जाता है। दूसरी बात एक होता है कि कंप्लीट एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया मतलब क्या होता है कि आपके शुक्राणु है ही नहीं, जो हमारा सीमेन है उसमें शुक्राणु है ही नहीं, स्पर्म्स ही नहीं है। सो इसके दो वजह हम कहते हैं, एक हम कहते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव, एक होता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब जिस रास्ते से अपना सीमेन बनते हुए बाहर निकल रहा है वहाँ पे कहीं पे कोई रुकावट है जिस वजह से आपके स्पर्म्स बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो इन केसेस में हम टेस्ट ट्यूब बेबी में टीसा करके प्रक्रिया होती है, टीसा मीसा, उससे हम आपके स्क्रोटम से ही शुक्राणु को निकालकर आईवीएफ करके एक्सी करके प्रेग्नेंसी एम्ब्रायोज बना सकते हैं। अगर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब अंदर बन ही नहीं रहा है, अंदर बन ही नहीं रहा है, तो उस में आपके अंदर शुक्राणु बनाना डिफ़िकल्ट होता है। कई हार्मोन के इंजेक्शंस हैं जिनसे हम कोशिश करते हैं बट रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं मिलते। आप कुछ टाइम तक एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं इंजेक्शन से कि अगर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है तो इंजेक्शन से हम स्पर्म्स बन सकते हैं, बट यूजुअली उनकी टेस्टिस एकदम अट्रोफिड हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं एंड स्पर्म बनना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे केसेस में हम इन्हें डोनर स्पर्म का एडवाइस करते हैं कि आप बाहर से शुक्राणु लीजिए। यू कैन गो फॉर IUI डोनर अगर फीमेल के सारे फैक्टर्स पैरामीटर्स सब नॉर्मल हैं। हमें ट्यूब्स टेस्ट भी कर लेना चाहिए उसके पहले एंड देन वी कैन गो फॉर डोनर स्पर्म IUI। IUI डोनर में क्या होता है कि हम सिर्फ फीमेल्स को अंडा बनने की दवा देते हैं। जब अंडा बन के रेडी हो जाता है, अंडा फूटने का इंजेक्शन दिया जाता है और उसके बाद बाहर के स्पर्म्स को लेकर एक पतली सी सिरिंज के थ्रू उनके यूट्रस के अंदर हम इंसेमिनेट कर देते हैं, यानी डाल देते हैं। इससे प्रेगनेंसी रुकने की संभावना हर महीने 15 से 20% रहती है और अगर कहीं कोई दिक्कत ना आए 4 से 5 बार करने में हम ऑलमोस्ट 60-70% कपल्स में हमें सक्सेस मिल ही जाता है। भाई जैसे मैंने बताया, अगर ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है तो फिर हम टीसा कर सकते हैं। और क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? अगर स्पर्म काउंट वगैरह कम है सो अगेन हम सीधे IVF में भी जा सकते हैं। IVF में लो स्पर्म काउंट से भी प्रेगनेंसी रुकने की चांसेस अच्छे रहते हैं। नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी रुकने की संभावना कम रहती है अगर अपना टोटल जो हम कहते हैं 5 मिलियन पर ml से कम है स्पर्म काउंट। लेस देन 20 मिलियन एंड से थोड़ा डिफिकल्ट रहता है नेचुरली तरीके से रुकने के लिए। वी कैन गो फॉर IUI इन दोज। और लेस देन 5 मिलियन है जिसको हम टाइगर बग्स क्राइटेरिया कहते हैं। अगर लेस देन 5 मिलियन पर ml है मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल लुकिंग स्पर्म्स, तो फिर हमको डायरेक्ट IVF में जाना पड़ता है क्योंकि IUI से भी ये संभव नहीं है। सो IUI किन केसेस में किया जाता है? IUI यूजुअली उन केसेस में किया जाता है जिनमें अगर मेल्स में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, मतलब रिलेशनशिप रखने में दिक्कत आ रही है, या फीमेल्स को बहुत वेजाइनिसमस है, वो डरती हैं रिलेशनशिप रखने में, उनसे नहीं हो पाता है, या अगर स्पर्म काउंट हमारा लेस देन 20 मिलियन है, तो इन केसेस में हम IUI कर सकते हैं। IUI में हम क्या करते हैं, हस्बैंड का सीमेन सैंपल लेते हैं, लैब में उसे वॉश करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, फिर अच्छे स्पर्म्स को लेकर एक पतली सिरिंज के थ्रू आपके यूट्रस के अंदर डाल दिया जाता है। इसमें भी सक्सेस की संभावना 10 to 15% रहती है एवरी मंथ एंड 3 से 4 बार करने में 50-60% कपल्स में हमको सक्सेस मिल जाता है। देयर इज नो अदर फैक्टर। So yeah, so these are the causes and the treatment options in cases of male infertility. I hope ये वीडियो थोड़ा informative रहा होगा. If you have any more queries regarding male infertility, please feel free to DM me and please do share, like and subscribe our channel. Thank you. Take care.